गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। फिर से एक बार मैं ऑनलाइन लेसन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम लोग हिस्ट्री का पहला चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य रूप से राष्ट्र का विचार कैसे यूरोप में फैला था। अब हम लोग इस अध्याय में दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करेंगे: यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण और राजनीतिक और आर्थिक उदारवाद का योगदान। इन दो बिंदुओं को हम लोग विस्तृत रूप से देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात किस प्रकार यूरोपियन देशों में राष्ट्रवाद का विचार विकसित हुआ था, फैल चुका था, और उसमें कौन कौन से घटनाक्रम हुए, उनमें कौन कौन से ऐसे संगठन और सामाजिक समुदायों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उसके बारे में हम लोग विस्तृत जानकारी हासिल करेंगे। उसको देखने से पहले देखिए, हम लोग यूरोप के उस समय 18वीं शताब्दी में उसकी राजनीतिक स्थितियां कैसी थी। अलग अलग जो साम्राज्य थे, राज्य थे, अलग अलग हिस्सों में बटे हुए थे। जैसे ये देखिए, ये रूसी साम्राज्य, ये येलो कलर में आपका ऑटोमन साम्राज्य, ये ऑस्ट्रिया साम्राज्य, और कई सारे ऐसे छोटे छोटे, ये इंग्लैंड भी अनेक राज्यों में विभाजित था। ऐसे अलग अलग राज्य उस समय यूरोप में थे। यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण, इसको देखने से पहले प्यारे बच्चों, हम लोग थोड़ा उसकी राष्ट्रवाद के उदय के पूर्व यूरोप में राजनीतिक स्थिति क्या थी, उस राजनीतिक स्थिति को देखना बहुत ही आवश्यक है। वैसे देखा जाए तो अभी जैसे हमने मानचित्र में देखा कि 18वीं सदी में यूरोप का मानचित्र जो था अनेक राजशाहियों में बटा हुआ था, डच लोगों के नियंत्रण में बचा हुआ था, वह कैंटनों में बटा हुआ था। कैंटनों का अर्थ होता है राजनीतिक एवं प्रशासनिक दृष्टिकोण के लिए या व्यवस्था के लिए बनाए गए छोटे छोटे विभाग। पूर्वी और मध्य यूरोप में निरंकुश राजतंत्र के अधीन था ये। इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। भाषाएं और जातीय भिन्नता थी। जैसे ऑस्ट्रिया हंगेरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य, इसमें जर्मन, इताली, मैंगर तथा विभिन्न बोलियां भी बोली जाती थी। प्यारे बच्चों, इसका अर्थ यह है कि इस समय यूरोप में मुख्य रूप से हर एक देश में अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग थे। उनकी अलग अलग संस्कृतियां थी, अलग अलग जातियों के लोग थे, और वे लोग अपने आप को एक समान संस्कृति का अंग नहीं मानते थे। यानी कि वहाँ पर भाषा और जातीय विविधता थी। और ऐसी अगर स्थिति होती है तो ये राजनीतिक एकता को बढ़ावा देने वाली नहीं होती है। अगर देश में राष्ट्रीय एकता स्थापित करना है तो उसके लिए सांस्कृतिक एकता होना बहुत ही आवश्यक है। इन विविधता वाले लोगों को एकता के सूत्र में बांधने वाला उस समय यूरोप में एक ही तत्व था, और वो था राजा के प्रति निष्ठा। मतलब सांस्कृतिक रूप से ये लोग एकता के सूत्र में बंधे नहीं हुए थे, केवल वहाँ के लोगों की राजा पर निष्ठा आती थी और उस देश में वो लोग रहते थे। इसे हम लोग कहते हैं राजनीतिक निष्ठा। अब हम लोग इस प्रकार से इस समय ये यूरोप में स्थिति थी। अब हम लोग देखेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे फैला। इसको देखने के लिए हमें प्रमुख 4 बिंदुओं पर विचार करना आवश्यक है। नंबर 1, कुलीन व नए मध्य वर्ग द्वारा किस प्रकार से राष्ट्रवाद व राष्ट्र राज्य का विचार यूरोप में फैला। दूसरा, उदारवाद और उदारवाद की राष्ट्रवाद में भूमिका, मतलब उदारवादी लोगों द्वारा यूरोपियन देशों में कैसे राष्ट्रवाद फैला। तीसरा, हम लोग देखेंगे 1815 के बाद में यूरोपियन देशों में जो एक नया रूढ़िवाद स्थापित हुआ, उस रूढ़िवाद के कारण भी कैसे राष्ट्रवाद की भावना का विकास करने में सहायक रहा। और अंत में चौथा पॉइंट देखेंगे, क्रांतिकारी गुप्त संगठनों की क्या भूमिका रही। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुलीन और नया मध्य वर्ग की राष्ट्रवाद व राष्ट्र राज्य का विचार फैलाने में क्या भूमिका रही।
इसकी कुछ विशेषताएं हम लोग सबसे पहले देखेंगे। इस समय खासतौर पे कुलीन वर्ग का प्रभुत्व समाज पर था। ये लोगों की ग्रामीण क्षेत्र में जायदाद यानी भूमि होती थी और शहरी क्षेत्र में ये हवेलियों में रहते थे या हवेलियों के ये मालिक होते थे। राजनीतिक कार्यों के लिए उच्च वर्गों के साथ फ्रेंच भाषा का ये प्रयोग करते थे। यह परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों में आपस में जुड़े होते थे, मतलब कुलीन वर्गों के बीच ही इनकी शादियां या विवाह होते थे। वैसे देखा जाए तो ये संख्या में बहुत ही छोटा समूह था कुलीनों का। अधिकतर जो था जो सामान्य वर्ग का लोग ही होते थे, जिसे हम लोग तीसरे स्टेट के लोग कहते थे। पश्चिम में जमीन पर खेती किराएदारों से की जाती थी और छोटे किसान भी अपने भूमि पर खेती करते थे। लेकिन मध्य और पूर्व में बड़ी बड़ी जागीरें थी जिस पर भूदास खेती करते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप में नई वाणिज्यिक वर्ग का उदय हुआ, जिसमें सामान्यतः उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र में लगे हुए लोग थे। और यही नया मध्य वर्ग था जिसके कारण राष्ट्रवाद व राष्ट्र राज्य की भावना को पूरे यूरोपियन देशों में फैलाने में महत्वपूर्ण इनकी भूमिका रही, योगदान रहा। 19वीं सदी में कुलीनों के विशेषाधिकार समाप्ति के बाद राष्ट्रीय एकता के विचार इन नए मध्य वर्ग में ही लोकप्रिय हुआ। अब हम देखेंगे इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, जो उदारवाद और राष्ट्रवाद कहा जाता है, या उदारवादी लोगों की राष्ट्रवाद में क्या भूमिका रही, ये बहुत ही महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि उदारवाद किसे कहा जाता है। वैसे देखा जाए तो 19वीं सदी के शुरुआत में राष्ट्रीय एकता से संबंधित जो विचार उभर कर सामने आया वो था उदारवाद। और उदारवाद को अंग्रेजी में लिबरलिज्म कहा जाता है और लैटिन में वो लिबर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। और यही उदारवाद को अगर हम लोग अध्ययन के दृष्टि से विभाजित करते हैं तो एक राजनीतिक उदारवाद और एक दूसरा आर्थिक उदारवाद। इसका सिंपल मीनिंग ये है कि राजनीतिक क्षेत्र में उदारवादियों की क्या विचारधारा थी, वो क्या चाहते थे राजनीतिक क्षेत्र में, व आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी लोग क्या बदलाव चाहते थे। इसी को हम लोग राजनीतिक उदारवाद और आर्थिक उदारवाद कहते हैं। तो राजनीतिक उदारवाद का शाब्दिक अर्थ जैसे कहा कि इन लोगों का मानना था कि आज़ादी, स्वतंत्रता होनी चाहिए सबको। तो नए मध्य वर्ग के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति की आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। जो पहले से ही नए मध्य वर्ग की ये मांग थी कि हर एक व्यक्ति को आज़ादी होनी चाहिए, हर एक व्यक्ति कानून के समक्ष समान होना चाहिए। इनकी दूसरी विचारधारा ये थी, ये सहमति से बनी सरकार पर जोर देते थे। मतलब इनका कहना था कि देश में जो भी सरकार बनेगी वो आम सहमति, मतलब जनता के सहभाग से, उनके सहमति से ही सरकार बननी चाहिए। इस पर इनका जोर था। ये लोग निरंकुश शासक व पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति चाहते थे और संविधान और संसदीय प्रातिनिधिक सरकार के ये पक्षधर थे, समर्थक थे। ये चाहते थे कि देश में संविधान स्थापित होना चाहिए व संसदीय प्रतिनिधियों की सरकार बननी चाहिए। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते हैं। तो ये 19वीं सदी के जो उदारवादी लोग थे, ये हर एक व्यक्ति को निजी संपत्ति रखने के अधिकार का समर्थन करते हैं। लेकिन सबको मतदान के अधिकार के पक्ष में ही उदारवादी नहीं थे। मतलब वही थे कि जो लोग मुख्य रूप से आर्थिक रूप से सक्षम है, उन्हीं को मतदान का अधिकार मिलना चाहिए, इसके ये पक्षधर थे। अब हम देखेंगे आर्थिक उदारवाद। आर्थिक उदारवाद मतलब आर्थिक क्षेत्र में ये क्या नए बदलाव चाहते थे, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस आर्थिक उदारवादियों का कहना था कि बाजारों की मुक्ति होनी चाहिए, मतलब बाजार सबके लिए खुला होना चाहिए, उस पर किसी का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। चीज़ों और पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करना चाहिए, या उनके पक्ष में ये थे। इस समय यूरोप में अलग अलग राष्ट्रों का सीमा शुल्क देना पड़ता था। उस समय व्यापारी जब एक देश से दूसरे देश में जाते थे तो हर सीमाओं पर उन्हें अलग अलग टैक्स देना पड़ता था और कहा जाता है कि एक एक व्यापारियों को लगभग 40% ये सीमा शुल्क देने होते थे अलग अलग सीमाओं पर।
और इसीलिए इनका मानना था कि ये जो सीमा शुल्क है ये पूरी तरह से समाप्त किया जाए। साथ में इस समय नाप तोल प्रणाली में भी विविधता थी। मतलब एक देश में अगर 1 मीटर कपड़ा जो है वो 15.5 मीटर मिलता है, तो कहीं जगह दूसरी जगह वहीं 20 से आगे, कई जगह 30 से आगे, मतलब अलग अलग उसका पैमाना था। इसके कारण भी व्यापारियों को काफ़ी दिक्कतें आती थी, काफ़ी समस्याएं आती थी, क्योंकि नाप तोल की भी एक जैसी प्रणाली नहीं थी। और इसलिए नेपोलियन ने 39 राज्यों का, जर्मन भाषाई राज्यों का एक महासंघ बनाया और जिसमें उन्होंने ये सारे सीमा शुल्क समाप्त किए, नाप तोल की प्रणाली एक जैसे बनाई, जिसे हम लोग प्रशासनिक सुधार कहते हैं नेपोलियन के, वो यही थे। दूसरी तरफ नए वाणिज्यिक वर्ग ने एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण की मांग के पक्ष में तर्क दे रहे थे कि जहां वस्तुएं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधारहित होना चाहिए, मतलब व्यापारी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान में आसानी से जाए, उनके ऊपर कोई शुल्क नहीं होना चाहिए, उनकी पूंजी और आवागमन मतलब आना जाना आसान होना चाहिए, उन पर किसी भी प्रकार की नियंत्रण नहीं होनी चाहिए। इस दिशा में 1834 में प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ बनाया गया, जिसे जॉलवेराइन के नाम से जाना जाता है, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य स्थापित किए। तो इस जॉलवेराइन में क्या निर्णय लिए गए देखिए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया, मतलब अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग शुल्क लगाए जाते थे उसे समाप्त किया। मुद्राओं की संख्या भी हर एक राज्य की अलग थी, उसे लगभग 2 कर दी। उस समय लगभग 30 मुद्राएं थी या उसके भी ऊपर। इसके अलावा रेलवे का जाल को विकसित किया गया, जिसके कारण व्यापार में गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक बनाया, क्योंकि ये रेल के विकास के कारण ही एक जगह की वस्तुएं, एक जगह की पूंजी, एक जगह के लोग अन्य देशों में जाने लगे और भारी मात्रा में उनके बीच में आवागमन होने लगे। और इसी आवागमन के कारण, सबसे महत्वपूर्ण बात, इसी आवागमन के कारण उन देशों में फ्रांस से राष्ट्रवाद का फैलाव हुआ, राष्ट्र राज्यों के विचार वहाँ पर फैलाने में मदद हुई। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। अर्थात ये जो आर्थिक उदारवाद की जो भावना थी, जो उनके निर्णय थे, जो वो करना चाहते थे, जो बदलाव चाहते थे, यही बदलाव एक प्रकार से राष्ट्रीय भावनाओं को, राष्ट्रवाद को विकसित करने में सहायक हुए। अब हम देखेंगे दूसरा बिंदु। अभी हमने देखा कि किस प्रकार से उदारवादी जो मध्यम वर्गीय लोग थे, नए मध्य वर्ग के उदारवादियों ने किस प्रकार से राजनीतिक व आर्थिक क्षेत्र में नए परिवर्तन वो चाहते थे और उसकी उन्होंने मांग की थी। लेकिन उसी समय रूढ़िवादी लोग भी उनका विरोध कर रहे थे। ऐसे ही 1815 के बाद में यूरोपियन देशों में एक नया रूढ़िवाद स्थापित होता है, और ये नया रूढ़िवाद किस प्रकार से वो अपने आप को मजबूत करते हैं, वो क्या चाहते हैं, और उनके रूढ़िवादी के प्रयासों के कारण ही फिर कैसे ये नए मध्य वर्ग उदारवादी लोग क्रांतिकारी होते हैं और फिर वो उनके खिलाफ कैसे क्रांतियाँ करते हैं, इन बिंदुओं पर हम लोग अब विस्तृत जानकारी लेंगे। वैसे रूढ़िवाद इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है कि यह एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है, यानी कि विचार है, आइडियोलॉजी है, जो परंपरा, स्थापित संस्थानों और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलाव के बजाय क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता है। अर्थात कि जो प्राचीन राजतंत्र है, चर्च जैसी संस्थाएं हैं, या उनके जो रीति रिवाज और परंपराएं हैं, उन्हें वो कायम रखना चाहते हैं और वो बदलाव भी चाहते हैं, लेकिन बहुत ही धीरे धीरे बदलाव चाहते हैं। आमूलाग्र बदलाव के पक्ष में रूढ़िवादी नहीं होते हैं। जब 1815 में नेपोलियन की हार हुई तो यूरोपीय सरकारें रूढ़िवादी की भावना से प्रेरित हुए और यूरोपीय देशों में ऐसे रूढ़िवादी सरकारों की स्थापना हुई।
राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं, जैसे अभी मैंने जिक्र किया था, राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखने के पक्ष में थे ये रूढ़िवादी लोग। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति के पूर्व का दौर नहीं चाहते थे, यानी कि एक शब्द में अगर हम कहें तो जो निरंकुश राजतंत्र प्रणाली थी वो नहीं चाहते थे। ये राजतंत्र प्रणाली तो चाहते थे, लेकिन उसमें कुछ नई बातें भी जोड़ी जाए और लोगों को कुछ अधिकार प्रदान किया जाए। इस प्रकार के ये सुधार भी चाहते थे, लेकिन सभी लोग नहीं, कुछ लोग। उनका मानना था कि आधुनिकीकरण की सहायता से पारंपरिक राजतंत्रों को हम लोग मजबूत कर सकते हैं। नेपोलियन ने जो आधुनिकीकरण की शुरुआत की थी, जो प्रशासनिक सुधार किए थे, उसी का लाभ लेकर हम लोग एक आधुनिक सेना बना सकते हैं, कुशल नौकरशाहों का निर्माण कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था को गतिशील बना सकते हैं, सामंतवाद और भूदास प्रथा को समाप्त कर सकते हैं और यूरोप के राजतंत्रों को एक मजबूत शक्ति प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार का विचार इन रूढ़िवादियों का था कि आधुनिकीकरण की सहायता से, मतलब थोड़े अधिक बदलाव करके, हम लोग फिर से पारंपरिक हमारी राजतंत्र प्रणाली यूरोपियन देशों में स्थापित कर सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं। इसके बाद रूढ़िवादी नेताओं ने अपने सत्ताओं को बचाने के लिए और मजबूत करने के लिए 1815 में वियन्ना में एक सम्मेलन का आयोजन किया, जिसे वियन्ना समझौता या वियन्ना संधि भी कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस वियन्ना समझौते या वियन्ना संधि में कौन से निर्णय लिए गए और यूरोप को किस प्रकार से बांटा गया, उस यूरोप को जिसको पहले नेपोलियन ने जीता था, उन प्रदेशों को, उन राज्यों को कैसे आपस में उन्होंने बांट लिया और रूढ़िवादी शासकों को कैसे मजबूत करते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो वियन्ना संधि या वियन्ना समझौता जो 1815 में हुई। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर नेपोलियन को वाटरलू युद्ध में हरा दिया था और इसके बाद उन्होंने आपस में समझौता करने के लिए वियन्ना में ये मिले थे। इसी को हम लोग वियन्ना संधि या वियन्ना समझौता भी कहा जाता है। इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। इसका उद्देश्य उन सारे बदलाव को खत्म करना था जो नेपोलियन ने किए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बों को, देखिए कौन सा निर्णय लिया गया। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंशों को सत्ता बहाल कर दी, मतलब फ्रांस में फिर से बुर्बो वंश को सत्ता दी गई, राजतंत्र स्थापित हुआ। लेकिन फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जो नेपोलियन ने जीता था, यानी कि नेपोलियन ने यूरोपियन देशों के जो प्रांत प्रदेश जीते थे, वो प्रांत अब फ्रांस में नहीं रखे गए। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस अपनी सीमा का विस्तार न कर सके, उनको नियंत्रित किया जा सके। इसके लिए फ्रांस की सीमाओं पर बड़े बड़े साम्राज्यों की स्थापना की गई। उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया, जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पिडमॉन्ट में जेनेवा जोड़ दिया गया था। इस प्रकार से एक नया राज्य अस्तित्व में आ गया, नीदरलैंड। प्रशा को उसकी सीमाओं पर महत्वपूर्ण इलाके दिए, यानी कि प्रशा राज्य तथा उस प्रशा के सीमाओं पर जो भी प्रदेश यूरोपियन थे उन्हें उनको दे दिए गए और पोलैंड के सैक्सनी का एक हिस्सा भी उसे प्रदान किया गया। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दे दिया गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ बनाया था उसे बरकरार रखा गया। इस सबका उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली थी जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी रखा था। अंत में इन रूढ़िवादी शासकों का एक ही उद्देश्य था कि नेपोलियन के सत्ता को समाप्त करना और वहाँ पर नए राजतंत्रों की, रूढ़िवादी राजतंत्रों की स्थापना करना और साथ ही उस व्यवस्था को पूरी तरह से मजबूत करने का काम
इस रूढ़िवादी शासकों ने, राजतंत्रों ने किया। इसके लिए उन्होंने कई सारी दमनकारी नीतियां भी अपनाई। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन पूरी तरह से निरंकुश थी। अगर कोई व्यक्ति उनकी आलोचना या उनके निर्णयों पर असहमति जताते थे तो ये इन्हें बर्दाश्त नहीं होता था और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाए थे। अर्थात ये जो नए मध्य वर्ग व उदारवादी लोग अभी भी इस रूढ़िवादी राजतंत्र शासकों का विरोध कर रहे थे, इन्हें वैध सरकार मानने के लिए वो तैयार नहीं थे, उन पर वो पूरी तरह से नियंत्रण रखना चाहते थे ये रूढ़िवादी शासक। उन्होंने अधिकतर सरकारों ने सेंसरशिप लगाई थी। मैंने पहले ही कहा सेंसरशिप का अर्थ होता है किसी भी व्यक्ति को अपना गीत, लेख, किताब, अखबार छापने से पहले या व्यक्त करने से पहले राजा की या उनके द्वारा नियुक्त किए गए अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ती थी, तभी वो उसको सार्वजनिक रूप से प्रसारित किया जा सकता था। तो सेंसरशिप के बावजूद भी इस नए मध्य वर्ग के उदारवादी लोगों ने फ्रांसीसी क्रांति के स्मृतियों को प्रेरित जारी रखा। नए रूढ़िवादी व्यवस्था के खिलाफ उदारवादी राष्ट्रवादी ने प्रेस की आज़ादी का मुद्दा उठाया। इस प्रकार से ये उदारवादी लोग इस रूढ़िवादी शासकों के खिलाफ अपने आंदोलन, अपना संघर्ष उन्होंने जारी रखा और इस प्रकार नए मध्य वर्ग और उदारवादियों ने फिर से एक बार इस रूढ़िवादी शासकों के खिलाफ लोगों के मन में राष्ट्रवाद व राष्ट्र राज्य की स्थापना की भावनाओं का विकास करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्यारे बच्चों, अभी हमने देखा किस प्रकार से यूरोपियन देशों में रूढ़िवादी शासकों ने अपने सत्ता स्थापित की। उसको मजबूत करने के लिए जो नए मध्य वर्ग यानी उदारवादी लोग जो थे उन्हें नियंत्रित करने और उनको पूरी तरह से जकड़ कर रखने के लिए कई सारे उन्होंने नीतियां अपनाई, जैसे सेंसरशिप की नीति, आलोचना करने पर उसे अरेस्ट करने की नीतियां या उसे मार देने की नीतियां अपनाई। परिणाम स्वरूप ऐसे नए मध्य वर्ग के ये जो उदारवादी क्रांतिकारी लोग थे, ये क्रांतिकारी लोगों ने कई सारे संगठन स्थापित किए और इस संगठनों के माध्यम से राष्ट्रवाद की जो विचारधारा थी उसको उन्होंने जागरूक रखने का काम किया। इसी को हम लोग क्रांतिकारी गुप्त संगठनों की राष्ट्रवाद की विचारधारा में क्या भूमिका रही है इस अध्याय में हम लोग देखेंगे। 1815 के दमन और भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया गया। भूमिगत मतलब वो रूढ़िवादी शासकों के छिपकर अपने काम करते थे, उसे कहा जाता है भूमिगत होना, ताकि सरकार उन्हें ना पकड़े। बहुत सारे यूरोपीय देशों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन स्थापित हुए। इस समय क्रांतिकारी होने का यह अर्थ था कि वियन्ना कांग्रेस के बाद स्थापित जो राजतंत्रीय व्यवस्था थी उसका विरोध करना और साथ ही उनके जो पहले विचार थे स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना व राष्ट्र राज्य को स्थापित करने का लक्ष्य उनका था। एक क्रांतिकारी होने का मतलब ऐसा ही एक इटली का क्रांतिकारी जेसुपी मैसिनी था, उसके बारे में हम लोग थोड़ी जानकारी हासिल करेंगे। इसका जन्म 1807 में जेनोवा में हुआ था। शुरू में ये कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य था। 24वें साल के उम्र में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए इसे बहिष्कृत कर दिया गया और बहिष्कृत होने के बाद में उसने फिर से दो महत्वपूर्ण भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला संगठन उन्होंने मर्सोई में यंग इटली नामक स्थापित किया और दूसरा बर्न में यंग यूरोप। ये दोनों महत्वपूर्ण राजनीतिक संगठन थे, भूमिगत संगठन थे, जो आगे चलकर बहुत ही महत्वपूर्ण काम करते हैं। इसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैसिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। बहुत ही महत्वपूर्ण विचार है ये मैसिनी का, कि मैसिनी का मानना था कि हर एक व्यक्ति के लिए
किसी भी राष्ट्र में रहने वाले व्यक्ति के लिए राष्ट्र महत्वपूर्ण होता है। राष्ट्र ये ईश्वर की देन होता है। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों में विभाजित नहीं रह सकता था। उस समय इटली कई राज्यों में, लगभग 6-7 राज्यों में वो विभाजित था, और इसीलिए ये मेस्सीनी चाहता था कि उसको यूनिफाइड करे, उसका एकीकरण करे। और इसी दृष्टि से उनका मानना था कि इटली इतने सारे प्रदेशों में विभाजित नहीं हो सकता है, नहीं रह सकता है। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंतर्गत उन्होंने एकीकृत गणराज्य की स्थापना करने का निर्णय लिया। यह एकीकरण इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है, और उसके मॉडल को देखकर जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन बने। मेसिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मेसिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया, और इसीलिए मेटरनिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन बताया। प्यारे बच्चों, कि मेसिनी ने इस प्रकार से ये रूढ़िवादी राजतंत्र था उसका विरोध किया, और इटली में उन्होंने प्रजातांत्रिक गणतंत्र की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस प्रकार से ये रूढ़िवादी शासक खत्म होने के कारण मेटरनिक, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, जिन्होंने वियन्ना संधि बुलाई थी, उसने इस मेस्सिनी को सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा दुश्मन बताया था। यहाँ पर ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इस पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यूरोप में राष्ट्रवाद के निर्माण में नए मध्य वर्ग की क्या भूमिका थी? राजनीतिक उदारवादियों की विचारधारा क्या थी? आर्थिक उदारीकरण की भावना में राष्ट्रीय एकीकरण का विकास कैसे हुआ? नया रूढ़िवाद क्या था? वियन्ना समझौता पर नोट लिखो। राष्ट्रवाद के निर्माण में क्रांतिकारी संगठनों की क्या भूमिका थी? और अंत में जेसीपी मेसिनी पर एक नोट लिखो। इस प्रकार से ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके उत्तर अंदर आपको टू द पॉइंट मिल जाएंगे। आज हम लोग यही रुकते हैं, फिर कल मिलेंगे हम लोग तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। तीसरे पार्ट में हम लोग देखेंगे, अंत में हमने जहाँ से शुरुआत की थी कि क्रांतिकारी संगठनों ने किस प्रकार से क्रांतियों की शुरुआत की थी, उसी का अगला चरण यूरोपियन देशों में 1830 से लेकर 1848 तक अलग अलग देशों में किस प्रकार से ये मध्य वर्ग जो था, जिसे हम लोग उदारवादी विचारों से प्रभावित कहते हैं, इन उदारवादी क्रांतिकारियों ने किस प्रकार से क्रांतियों की शुरुआत करते हैं और वहाँ पर संघर्ष और तनाव करते हैं इन रूढ़िवादी शासकों के खिलाफ, उसके बारे में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।